हेलो गाइस, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। प्रिया उन अंकल के साथ गाड़ी में बैठ गई और उनके घर के लिए निकल पड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि आकाश के पिता राजेश जी थे। उनकी गाड़ी उनकी विला के आगे आकर रुकी। यहाँ कबीर पागलों की तरह प्रिया को ढूंढ रहा था। उसने आसपास का पूरा इलाका छान मारा था पर प्रिया का कोई पता ही नहीं चल रहा था। कबीर के दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी और उसका गुस्सा भी पाल पाल बढ़ते जा रहा था और उसके इस गुस्से से उसके गॉड्स डर रहे थे। ये दूसरी तरफ प्रिया ने विला को देखा और बाहर आ गई। राजेश जी ने कहा चलो बेटा। प्रिया ने हाँ कह दिया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। राजेश जी अंदर गए और साधना जी को आवाज दिया। साधना जी किचन से बाहर आए और बोली क्या हुआ राज। जब उन्होंने उनके पीछे किसी अनजान लड़की को देखा तो वह राज को देखने लगी तो राज ने कहा आओ बेटा शर्मा वो मत, इसे अपना ही घर समझो। प्रिया ने भी डरते हुए अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा लिए और सोफे पर जाकर बैठ गई। साधना जी उसे देखने लगी, उन्हें भी उससे एक लगाव हो रहा था राजेश जी की तरफ। साधना ने देखकर कहा राज ये कौन है। तो राज जी ने कहा साधना ये बच्ची हमें सड़क पर मिली एक्चुअली वहां पर। फिर यह कहकर उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो साधना जी ने भी कहा अच्छा किया राज तुमने, वरना ये बच्ची कहाँ जाती। फिर वह उसकी तरफ गई और उसके बगल में बैठकर बोली हेलो बेटा घबराओ मत, इसे अपना ही घर समझो। ये कहकर उन्होंने नौकर से पानी लाने के लिए कहा। एक मेड हाथ में पानी लेकर आई तो साधना जी ने कहा ये लो पानी पियो। प्रिया ने डरते हुए गिलास ले लिया और पानी पिया। साधना जी उसका डर समझ रही थी, उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो प्रिया ने अपनी मासूम नीली नजरें उठाई। वह देखकर साधना की एकटक उसे देखने लगी। दोनों ने कहा बेटा घबराओ मत, तुम्हें हम लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचेंगे और जल्द से जल्द तुम्हारे पति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्रिया ने बड़ी मासूमियत से कहा हाँ जल्दी ढूंढ दीजिएगा, वह हमें ढूंढ रहे होंगे, हमारे पास तो हमारा फोन भी नहीं है वरना हम उन्हें कॉल कर लेते। उसने यह इतनी मासूमियत से कहा था कि राजेश जी और साधना जी उन्हें देखने लगे। वह बड़ी मासूमियत से उन्हें देख रही थी। फिर राजेश जी ने कहा साधना जी इसके लिए कुछ खाने के लिए लाइए। तो साधना जी ने प्रिया से पूछा तुम क्या खावेगी। तो प्रिया ने मासूमियत से कहा मैगी। साधना जी मुस्कुरा दी और फिर उसके आगे उन्होंने मैगी बनाकर रख दी। उसके अंदर शिमला मिर्च मटर और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हुई थी। प्रिया ने उसे देखा और उठाकर खाने लगी। उसने सारे मटर को बाजू में निकाल दिया था। ये देखकर साधना जी राजेश जी को देखने देगी तो राजेश जी हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले देखा कोई और भी है जिसे मटर बिल्कुल पसंद नहीं। प्रिया ने उनकी तरफ देखा जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। तो साधना जी ने मुस्कुराकर कहा तुम भी बिल्कुल अपने अंकल जैसे ही हो, इन्हें भी मटर फूटी आंख नहीं बहता, ये भी मटर को ऐसे ही निकाल कर फेंकते हैं। ये सुनकर प्रिया उन्हें देखने लगी तो वह भी प्रिया को देखने लगे और मुस्कुरा दिए। ये दूसरी तरफ कबीर उसे एरिया में आया, वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे। कबीर उनके पास गया और बोला एक्सक्यूज मी ऑफिसर, यहाँ थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर जो भाग दौड़ मची थी उसमें मेरी बीवी खो चुकी है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उसने ये काफी गुस्से में और ऑफिसर को घूरते हुए कहा था। ऑफिसर ने कहा क्या आपकी वाइफ का नाम प्रिया है। ये सुनते ही कबीर की आंखों के भाव कुछ नरम पड़े और उसने जल्दी जल्दी कहा हाँ आपको कैसे पता। एक्चुअली वह ये खो चुकी थी तो एक आदमी उन्हें लेकर आया था और हमें उनकी जानकारी दी पर हम उन्हें यह नहीं रख सकते थे इसलिए हमने उन्हें उनके साथ भेज दिया। ये सुनकर कबीर गुस्से से लाल हो गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपने हनीमून के लिए आए हैं और आप किसी अनजान इंसान के हाथ में एक लड़की का हाथ दे सकते हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। उसने ये सब काफी गुस्से में कहा था। एक पल को वह ऑफिसर भी डर गया और बोला सर वह काफी रिस्पेक्टेड इंसान है, वह यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन राजेश शर्मा है। गाइस अगर पहले कोई और सरनेम दिया होगा तो कमेंट करना, आगे से वही यूज करूंगी। अभी वह याद नहीं आ रहा है तो ये यूज कर लिया और उन्हें पूरा पेरिस जानता है। यह उनका एड्रेस है और यह उनका कांटेक्ट नंबर। उन्होंने कहा था अगर आप मिले तो आपको उनके घर भेजने, वह आपकी बीवी को वही ले गए हैं। ये सुनते ही कबीर ने उसे एड्रेस की पर्ची को लिया और तुरंत वहां से निकल पड़ा। ये प्रिया का मैगी खाकर हुआ तो वह बैठ गई। तो साधना जी ने पूछा बेटा आप यहीं पर रहती हो। तो प्रिया ने मासूमियत से कहा नहीं आंटी, मैं और मेरे हस्बैंड ये घूमने के लिए आए हैं, हम लोग मार्केट गए थे और वह ये सब कुछ हो गया। ये कहकर उसने अपना मुंह का पाउट बना लिया। अच्छा आप इंडिया से है। प्रिया ने हाँ कहा। तो उन्होंने कहा वैसे आप किसकी बेटी है। ये सुनते ही प्रिया का चेहरा लटक गया। उसका लड़का हुआ चेहरा देखकर राजेश जी और साधना जी एक दूसरे को देखने लगी। तो राजेश जी ने कहा क्या हुआ बेटा, हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या। तो प्रिया ने कहा जी वह मेरे मम्मी पापा नहीं है। ये सुनते ही साधना जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला ऐसा नहीं कहते बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो, वैसे भी तुम मुझे बेहद अपनी सी लग रही हो, न जाने ऐसा लग रहा है कि तुमसे मेरा कोई खास रिश्ता है। ये कहकर उसने उसके गालों पर हाथ रख तो प्रिया उन्हें देखने लगी और मुस्कुराकर बोली थैंक यू, पर मेरी माँ की कमी मेरी सासू माँ ने पूरी कर दी है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है इसीलिए अब मुझे मेरी माँ की याद नहीं आती। यह कहकर वह मुस्कुरा दी। अच्छा बेटा उनकी मौत कैसे हुई। यह सुनकर प्रिया ने कहा मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी ना। प्रिया को तो यही लगता था कि उसकी मां मर चुकी है पर क्या ये सच है ये तो आगे पता चलेगा। ये सुनते ही राजेश और प्रिया एक दूसरे को देखने लगी। अच्छा तो फिर तुम किसके साथ रहती थी। तभी दरवाजे से एक आवाज आई मॉम डैड में आ गई। यह कहकर एक 25-26 साल की लड़की अंदर आई जिसने इस वक्त एक जीन्स और टॉप पहन रखा था। वह दिखने में बहुत प्यारी थी, गोरा गोरा चेहरा और उसकी आंखें बिल्कुल साधना जी की तरह थी और उसके बाल कंधे से थोड़े नीचे आ रहे थे। वह आए और अपने पापा के पास जाने को ही हुई तभी उसकी नजर बीच में बैठी हुई एक गुड़िया जैसी लड़की पर गई जो अपनी नीली निगाहों से उसे ही देख रही थी। वह एक्साइटेड होकर बोली वाव डैड यह बाबी डॉल कहाँ से ले आए आप। ये कहकर वह उसके नजदीक गई और उसके गालों को पिच किया तो वह उछल पड़ी और बाली वो डैड ये तो सचमुच की गुड़िया है। ये कहकर उसने उसे उठाया तो प्रिया चौंक गई और काव्या उसे हिला डुलाकर आगे पीछे से देखने लगी। प्रिया के चेहरे पर हल्की घबराहट नजर आ रही थी, वह अपनी डरी हुई निगाहों से काव्या को देख रही थी। तो साधना जी ने कहा काव्या बेटा ऐसा मत करो, वह डर रही है। तो काव्या ने कहा सॉरी पर यह कितनी क्यूट है, इसके गाल कितने सॉफ्ट है और इसकी
आंखें, वह भी कितनी प्यारी है। प्रिया ये सब सुनकर उसे मासूमियत से देख रही थी और जब काव्या ने उसके गालों को हल्का सा दबाया तो उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ऐसा मत करो दीदी, दर्द होता है। उसकी प्यारी मीठी आवाज सुनकर तो काव्या और भी जोर से उछल पड़ी। उसने उसके गालों को चूम लिया और बोली, वैसे डैडी यह कौन है? तो राजेश जी ने कहा, काव्या बेटा पहले तुम शांत हो जाओ, वह हमारे मेहमान है, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर रही हो? तो काव्या ने खुद को संभाला और चुप होकर बैठ गई और राजेश जी के बोलने का इंतजार करने लगी। तो राजेश जी ने उसे सब कुछ बता दिया। तो काव्या ने प्रिया को देखकर बोली, कोई बात नहीं डैडी, जब तक इसके हस्बैंड नहीं मिल जाते हम इसे अपने पास ही रखेंगे। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, वेट, क्या तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई हो? तो प्रिया ने मासूमियत से अपना सर हमें हिला दिया। तो उसने कहा, तुम्हारी एज क्या होगी? प्रिया ने कहा, हम 18 साल के हैं। ये सुनकर अब साधना और राजेश जी भी उसे हैरानी से देखने लगे। तो प्रिया उन्हें न समझ से देखने लगी। उनके हैरानी भरे चेहरे देखकर उसे समझ नहीं आया कि वह लोग इतनी हैरान क्यों हैं। तो उन्होंने कहा, और तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली? काव्या की बात सुनकर प्रिया ने अपना चेहरा लटका लिया और बोली, एक्चुअली वह और कुछ कहती इससे पहले ही दरवाजे से एक आवाज आई। प्रिया यह आवाज सुनकर प्रिया ने सामने देखा तो कबीर खड़ा था और उसके अगल बगल कुछ गार्ड्स भी थे जिनके हाथों में गन थी। ये देखकर प्रिया ने तुरंत अपने कदम उसके तरफ बढ़ा लिए और भागते हुए उसके गले लग गई। कबीर ने भी उसकी कमर को पकड़कर उसे हल्का सा ऊपर उठा लिया और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर उसे कसकर गले लगा लिया। प्रिया ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। ये देखकर काव्या, राजेश जी और साधना अपनी जगह पर खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह सामने खड़ा शख्स कौन है। करीबन 10-15 मिनट तक ऐसे ही गले रह गए। रहने के बाद कबीर ने उसे धीरे से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसके हाथों में हल्की सी नमी थी। से मासूमियत से कहा, हमें लगा कि हम आपसे मिल ही नहीं पाएंगे। ये सुनते ही कबीर की पकड़ उसके कमर पर कास गई। आज के बोल दिया है, आइंदा से यह बोलने की क्या सोचने की भी हिम्मत मत करना। उसकी नजरों में कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर प्रिया खामोश हो गई और साधना, राजेश और काव्या एक दूसरे को देखने लगी। काव्या सामने आए और उसे बोली, हेलो एक्सक्यूज मी, कौन है तुम और इसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ये सुनकर दोनों का ध्यान उसे पर गया। कबीर प्रिया को देखने लगा और प्रिया कबीर को। फिर प्रिया ने अपने हाथ उसके हाथ पर रखे तो कबीर ने उसकी कमर पर से पकड़ ढीली कर दी और उसे नीचे खड़ा कर दिया। प्रिया ने कहा, यह मेरे हस्बैंड है। ये सुनते ही तीनों जन उन्हें देखने लगे। फिर साधना जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा, अच्छा, अरे बेटा आओ ना बैठो। पर कबीर ने कहा, जी शुक्रिया, अभी हम चलते हैं। उन लोगों को कबीर का बर्ताव थोड़ा अलग लगा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो लोग जाने को हुए। तो राजेश जी ने कहा, एक मिनट रुक जाओ। ये कहकर वह प्रिया के सामने आए और उनके सर पर हाथ रखकर बोले, जाने से पहले एक दफा हमसे मिलकर जरूर जाना। प्रिया ने बस प्यारी सी मुस्कान के साथ हाँ कर दिया क्योंकि उसे भी इन लोगों से कोई अपनापन महसूस हो रहा था। उसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने बस मुस्कुराकर हाँ कह दिया और फिर उसने दोनों के पैर छुए। ये देखकर साधना और राजेश मुस्कुरा दिए। फिर वह लोग वहां से चले गए। जाते वक्त काव्या ने उसे गले लगा लिया और बोली, जरूर आना चुटकी। यह सुनते ही प्रिया उसे देखने लगी तो साधना और राजेश भी एक दूसरे को देखने लगे। फिर प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और वह से चली गई। वह कबीर के पास गाड़ी में आकर बैठी तो कबीर ने उसे झट से अपने गोद में बैठा लिया। उसके होठों को बड़ी बेताबी से चूमने लगा। यह महसूस कर प्रिया एक पल को डर गई क्योंकि उसे किस में काफी जुनून और पैशन था और प्रिया का इतना जुनून सहाना भारी पड़ रहा था। चूमते चामते वह उसे लेकर सीट पर लेट गया और उसके ऊपर झुककर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेतहाशा चूमने जा रहा था। करीबन 10-15 मिनट बाद उसने उसे छोड़ा तो प्रिया गहरी गहरी सांस लेने लगी। कबीर ने अपने देहकते होठों को उसके गर्दन पर रख दिए और वहां भी चूमने और किस करने लगा। प्रिया उसे देख रही थी। 10-15 मिनट बाद कबीर ने खुद को शांत किया और बैठ गया। उसने प्रिया को अपने सीने से लगा दिया। भले ही वह प्रिया से प्यार ना करता हूं पर वह उसके ना मिलने से काफी डर गया था और उसे अपने सीने में अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी जिसे वह समझ भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह लोग होटल पहुंचे और कमरे में जाने के बाद प्रिया और कबीर फ्रेश हो गए। थोड़ी देर बाद प्रिया को नींद आ गई। जब वह उठी तब तक शाम हो चुकी थी और कबीर कमरे में नहीं था। ये दूसरी तरफ मुंबई में पता चला वह कहाँ है। एक औरत किसी से फोन पर कह रही थी, हाँ मैडम, शायद वह लोग पेरिस में है। ये सुनते ही उसे औरत ने कहा, अपने कुछ आदमी वहां भेजो और मौका मिलते हैं उसे लड़की को उठा लो। उसके आदमी ने बस हाँ कहकर कॉल कट कर दिया और वह औरत सामने देखने लगी जहां पर उसके बेटे की तस्वीर थी। तुम्हारा बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी बेटा और यह वादा है तुम्हारी माँ का। यहाँ थोड़ी देर बाद कबीर कमरे में आया। इस वक्त वह हल्के नशे में लग रहा था। उसने कमरे में नजर घुमाई तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा तो वह देखने लगा। जब उसे बालकनी का दरवाजा खुला दिखा तो वह वहां गया। प्रिया चुपचाप से एक कोने में एक नोवेल पढ़ते हुए बैठी थी। वह पढ़ने में इतना खो चुकी थी कि उसे कबीर की आने का आहट भी नहीं हुई। कबीर ने एक नजर उसे देखा और बाथरूम में चला गया और जाकर खुद को ठंडे पानी के नीचे भीगने लगा। उसके बदन में अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी क्योंकि वह अपनी एक माफिया मीटिंग के लिए गया हुआ था और शायद वह किसी ने उसे हैवी ड्रग्स दे दिए थे। वह जानता था कि इस वक्त उसका यहाँ आना सेफ नहीं है। वह प्रिया के साथ कुछ भी कर सकता है पर वह ये सोचकर भी यहाँ आ गया कि प्रिया अकेले डर जाएगी और वह खुद पर काबू कर लेगा पर उसका प्रिया को देखकर कंट्रोल खोने लगा था। थोड़ी देर बाद जब प्रिया कमरे में आए और उसे पानी गिरने की आवाज आने लगी तो उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी प्यारी आवाज में बोली, कबीर जी आप अंदर है क्या? यह आवाज
सुनते ही कबीर ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कास ली और बस हाँ कह दिया। फिर प्रिया बेड पर बैठ गई। करीबन आधा घंटा हो चुका था पर कबीर अब तक बाहर नहीं आया था। ये सोचकर प्रिया को चिंता होने लगी। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और बोली, कबीर जी आप ठीक तो है? इस पर कबीर ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने फिर से दरवाजा खटखटाया, तब भी जवाब नहीं आया तो प्रिया जोर जोर से लगातार दरवाजा पीटने लगी तो दरवाजा खुल गया और कबीर अपनी कमर पर एक टॉवल बांधकर निकाला। ये देखकर प्रिया ने कहा, वह क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है और आपके बॉडी इतनी रेड क्यों हो रही है? ये कहकर उसने जैसे ही उसके सीने पर हाथ रख कबीर के बॉडी में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने सीने पर रब करने लगा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। यह महसूस कर प्रिया उसे देखने लगी तो कबीर ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसे चूमना शुरू कर दिया। यह महसूस कर प्रिया की पकड़ उसकी बाजू पर कस गई। दूसरा हाथ कबीर ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था और उसके गले को चुन रहा था। प्रिया ने अपनी दूसरे हाथ से उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। 10-15 मिनट बाद जब कबीर की किसी पेशेंट होने लगी तो उसने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो प्रिया की इस कोशिश को महसूस कर कबीर जैसे होश में आया उसने प्रिया को खुद से दूर कर दिया और बोला, मुझसे दूर रहो। ये कहकर उसने 4-5 गिलास पानी पी लिया और किसी को कॉल करने लगा। तभी प्रिया उसके पास आए और बोली, आपको कुछ हो गया है? क्या हो रहा है आपको? ये कहकर उसने उसे हाथ लगाया तो कबीर ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, मैंने कहा ना दूर रहो मुझे, वरना तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैंने कहा दूर रहो। ये कहकर वह खुद को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। प्रिया उसकी ऐसी हालत देखकर डर गई क्योंकि आज से पहले उसने कबीर को ऐसा नहीं देखा था। वह चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई पर उसे कबीर की चिंता हो रही थी इसलिए वह उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिया बेड के एक कोने पर लेटी हुई थी। कबीर भी अपनी साइड बैठा हुआ था। उसने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि उसे काफी गर्मी लग रही थी। उसने एसी का टेम्परेचर को किया और बैठ गया। अभी उसकी नजर उसकी तरफ पीट करके सोरी हुई प्रिया पर गई। उसने उसके पीठ को छुआ तो प्रिया ने अपनी आंखें खोल ली पर पलटी नहीं। कबीर को उसका बदन काफी ठंड महसूस हो रहा था। उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। प्रिया उसकी आंखों में देखने लगी तो कबीर ने कहा, मुझे माफ करना बट अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये कहकर वह उसके होठों को चूमने लगा। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे अपने होठों पर काफी दर्द हो रहा था। करीबन 20-25 मिनट तक जब उसने उसके होठों को नहीं छोड़ा तो प्रिया उसके कंधे पर मरने लगी। यह महसूस कर कबीर ने उसके गले पर अपने होंठ रख दिए और वहां किस और बाइट करने लगा। प्रिया को दर्द हो रहा था इसलिए वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने एक झटके में उसके टॉप को फाड़ डाला और साइड में फेंक डाला। कबीर का यह हैवानियत भरा रूप देखकर प्रिया डर गई और पीछे होने लगी और बोली, यह आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर वह डरते हुए पीछे जाने लगे तो कबीर की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों का देखकर प्रिया और भी डर गई और सहम कर बोली, मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ। ये कहकर वह जाने लगी तो कबीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे बेड पर पटक दिया। यह महसूस कर प्रिया और भी डर गई और कांपने लगी तो कबीर ने कहा, मैंने कहा ना मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझे तुम चाहिए। ये कहकर उसने उसके बचे हुए कपड़ों को भी निकाल दिया। अब प्रिया पूरी नेकेड उसके सामने थी। उसके गोरे बेड़ा खूबसूरत बदन को देखकर कबीर ने खुद से अपनी टॉवल अलग की ही महसूस कर प्रिया डर गई क्योंकि उसे पता था कि इस मामले में कबीर को वह रुकने का कहती थी फिर भी कबीर नहीं रुकता था और आज तो वह कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा था जिससे वह और भी सहम गई और बोली, कबीर जी के क्या हो रहा है आपको? ये कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कबीर ने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाला और बिना कुछ कहे एक झटके में उसके अंदर इंटर हो गया जिससे प्रिया की जोरदार चीख निकल गई और कबीर काफी वाइडली और स्पीड फुल होकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था जिससे प्रिया रो रही थी, प्लीज मत कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है कबीर जी, उसकी अटकती लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज इस बात का सबूत थी कि वह कितने दर्द में है। करीबन 2 घंटे बाद कबीर रुका और उसे लेकर पलट गया। प्रिया किसी बेजान लाश की तरह उसकी बदन पर पड़ी हुई थी। कबीर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मूव करो। ये कहकर वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। आज वह ये कबीर लग ही नहीं रहा था जो पिछले दिनों उसके साथ था। उसकी आंखें बंद थी और वह जो कह रहा था प्रिया को कुछ समझ ही नहीं आया तो कबीर ने अपनी लाल आंखें खोली और प्रिया को देखा। कहा, मैंने कहा मूव करो। ये सुनकर प्रिया ने अपनी मरी हुई आवाज में कहा, हमें नहीं करना, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर कबीर को गुस्सा आ गया और उसके अंदर का हैवान जाग गया। उसने उसके बाजू को कसकर पकड़ और उसे अपनी गोद में बैठकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। प्रिया को काफी दर्द हो रहा था। उसने उसकी पीठ को कसकर पकड़ लिया और अलग होने की कोशिश करने लगे। यह महसूस कर कबीर ने उसके कंधे और गले को जोर जोर से काटना शुरू कर दिया कि यह महसूस कर प्रिया और भी झटपट आने लगी और कबीर चिढ़ गया। उसने एक जोरदार तमाचा प्रिया की मुंह पर दे मारा जिससे प्रिया का सर घूम गया और वह बेहोश हो गई पर कबीर नहीं रुक। वह उसके साथ वाइडली इंटीमेट होता रहा। अब तक सुबह के 5 बजे बज चुके थे और अब जाकर कबीर ने उसे छोड़ा था। प्रिया बेजान लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी और कबीर गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया की हालत सचमुच काफी बुरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब कबीर की आंखें खुली तो उसको अपने बदले में काफी दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि उसे ड्रग के कारण उसकी फिजिकल डिजायर बढ़ गई थी जिस वजह से वह समय से ज्यादा देर तक इंटीमेट होता रहा, जिस वजह से उसके बदन में भी अब हल्का हल्का दर्द होने लगा था। जब उसने खुद को देखा तो वह हैरान रह गया। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब उसने बगल में देखा तो उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। प्रिया का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसके गले और गर्दन पर गहरे दांत के निशान थे और उसकी जैसे सांस ही नहीं चल रही थी। यह सब देखकर कबीर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कांपते हाथों से चादर हटाई और प्रिया
को देखने लगा। प्रिया के प्राइवेट पार्ट से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था, जिसे कबीर समझ गया कि शायद प्रिया की पीरियड्स चल रहे थे और उसने उसका भी ख्याल नहीं किया। और जब उसने आजू बाजू देखा तो सचमुच प्रिया का सैनिटरी पैड कपड़े यहाँ वहाँ बेड़गे तरीके से पड़े हुए थे। ये सब देखकर कबीर को अब खुद से नफरत सी होने लगी। उसने जल्दी से उन सबको सबमिट कर डस्टबिन में डाला और डॉक्टर को कॉल कर जल्दी से होटल के रूम में आने के लिए कहा और खुद जाकर फ्रेश हो गया। वह जल्दी जल्दी बाहर आया और प्रिया को ठीक से सुलाया और डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने कहाँ है पेशेंट? तो कबीर ने प्रिया की ओर इशारा किया तो उसे देखकर डॉक्टर प्रिया को देखने लगी और बोली, ये तो रेप केस लग रहा है, हमें पहले पुलिस कंप्लीट करनी पड़ेगी। यह सुनते ही कबीर की आंखें लाल हो गई। उसने अपनी बंदूक निकाली और उसके तरफ पॉइंट करते हुए बोला, जल्दी से इसका इलाज करो वरना तुम अगली बार किसी का इलाज करने लायक नहीं बचोगे। ये कहकर वह उसे गुस्से से घूरने लगा तो उसे लेडी डॉक्टर ने भी पहले पेशेंट को चेक करना है सही समझा और फिर प्रिया को चेक कर उसने उसकी बैंडेज वगैरह कर दी और बोली, एक्चुअली आई थिंक इनकी ओवरी डैमेज हो चुकी है और मुझे तो देखने से ऐसा ही लग रहा है। जब भी थोड़ा बेहतर महसूस करें आप इन्हें एक बार सोनोग्राफी के लिए आएगा, अगर कुछ नुकसान होगा तो अभी ट्रीटमेंट करने से शायद कम असर पड़े। ये सब सुनकर कबीर और भी डर गया। उसने मन में कहा, क्या हो गया मुझसे? फिर उसने डॉक्टर को जाने का इशारा किया। डॉक्टर भी दवाएं इंजेक्शन देकर वहां से चली गई। कबीर उसके बगल में बैठ गया और बोला, हर बार में ही क्यों हूं मैं? ऐसा नहीं समझ पा रहा क्या हो जाता है मुझे, पर कल जिसने भी मुझे वह ड्रग्स दिए थे मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर उसने अपने आदमियों को कॉल किया और तुरंत एक एड्रेस पर कॉल की मीटिंग में मौजूद लोगों को लाने का कहकर एक लेडी गार्ड को प्रिया के पास बैठाकर वो तेज कदमों से उस जगह पहुंचा। आधे घंटे के अंदर सभी बड़े माफिया कबीर के गार्ड्स द्वारा उठाए जा चुके थे और कबीर अपनी लाल आंखों से उन सबको देख रहा था। वह लोग भी कबीर को देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तभी कबीर ने राजा की तरह कुर्सी पर बैठते हुए कहा, एक ही दफा पूछूंगा, अगर जो गुनाहगार है वह सामने नहीं आया तो तुम सब मरोगे। ये कहकर वह सबको अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगा। यह महसूस कर सभी लोग कांप गए क्योंकि कितना भी कर कबीर का औरा उन सबसे बड़ा था। आखिर वह सभी माफिया का भी बॉस था, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ किस लिए लाया गया है। कल मुझे ड्रग्स किसने दिया था? ये सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और कबीर भी उन सबको देखने लगा, पर कोई भी आगे नहीं आया। यह महसूस कर कबीर ने अपनी माथे पर बंदूक को रगड़ा और एक गोली चला दी जो सामने मौजूद एक आदमी के सीने में लगी और वह आदमी वहीं गिर गया। यह महसूस कर सभी लोग एक साइड हो गए और हैरानी से कबीर को देखने लगे। अभी भी वक्त है, जो गुनहगार है वह जल्दी से आगे आ जाए वरना एक एक कर ऐसे ही सबको मारता जाऊंगा। उसकी आंखों में गुस्सा था और इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उनमें से जिसे वह हरकत की थी वह एक कोने में खड़ा कांप रहा था। तभी कबीर की नजर उसे पर पड़ी और उसने अपने गार्ड को कुछ इशारा किया तो उसके गार्ड उसे आदमी को खींच कर ले आए और उसके पैरों में गिरा दिया। वह आदमी बुरी तरीके से कांपने लगा तो कबीर ने अपनी बंदूक से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया और बोल, बस नाम जानना है, उसके बाद तुझे आसान मौत मिलेगी और अगर तुम्हें ज्यादा नाटक या झूठ बोलने की कोशिश की तो जानवर भी तेरी लाश खाने से डरेंगी। इतनी भयानक मौत मैं तुझे दूंगा तेरे वजह से जिस पर मैं एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बदन पर अनगिनत घाव हो चुके हैं। वह कुछ कहता है उससे पहले ही उसके मुंह से फेस निकलने लगा। ये देखकर कबीर की आंखें और भी लाल हो गई। उसने उसके मरे हुए शरीर पर भी अनगिनत गोलियां फायर कर दी। उसका ये रूप देखकर वहां खड़ा हर शख्स कांप रहा था। उसने उसके डेड बॉडी को लात मारा और बोला, पता लगाओ मुझे इसके पीछे कौन था। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, अगर 2 दिन के बाद तक तो मुझे वह पता लगा कर नहीं बता पाए कि इसके पीछे कौन था तो अगले दिन तुम्हारी मौत भी इससे बदतर तरीके से होगी। यह सब सुनकर वहां खड़ी सब लोग कांपने लगे और बाकी के लोगों को कबीर के गार्डों ने छोड़ दिया। कबीर वहां पर बैठ गया और अपने गार्ड को कुछ इशारा किया। उसके गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी कबीर ने उन्हें घूर कर देखा तो वह लोग अपने हाथों में 2 बड़े चाबुक ले आए और कबीर को मारने लगे, पर कबीर ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी पलक भी नहीं झपक रही थी। उसके सामने बार बार प्रिया का बेजान शरीर आ जाता जिसे वह लाख बार भी भूल नहीं पाता था और वह उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव करता था उसे वह भी नहीं पता चलता था। करीबन 2 घंटे हो चुके थे। मार मार कर उन्हें गार्ड के हाथ भी दुखने लगे थे और कबीर के बदन की चमड़ियां तक छील चुकी थी, पर जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह तो अपनी ख्यालों में ही गम था। फिर वह अचानक से उठ खड़ा हुआ तो गार्ड के हाथ रुक गए। उसने पीछे पलट कर अपनी शर्ट पहनी और तेज कदमों से बाहर निकल गया। वह दोनों का हफ्ते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे कह रहे हो, क्या इन्हें दर्द नहीं होता? कबीर की शर्ट उसके बदन पर चिपक गई थी। शर्ट सफेद होने के कारण उसे पर हल्का हल्का खून भी दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे कर वह शर्ट लाल होने लगी थी। थोड़ी देर बाद कबीर की गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकी। कबीर तुरंत 70 में फ्लो पर गया और कमरे के अंदर आया। लेडी गार्ड एक जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी जो कबीर को देखकर उठ खड़ी हुई। कबीर ने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वह बाहर चली गई। प्रिया अभी भी बेजान पड़ी हुई थी। कबीर ने एक नजर उसे देखा और बाथरूम में जाकर शर्ट निकालकर पानी के नीचे खड़ा हो गया। उसके बदन से पानी की तरह खून साफ हो रहा था। करीबन 10-15 मिनट बाद कबीर बाहर आया। उसने इस वक्त एक ब्लैक लोअर पहन रखी थी। उसके वह घाव काफी डरावने लग रहे थे। कबीर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और सिगरेट के कश लेते हुए प्रिया को देखने लगा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। करीब आधे घंटे बाद प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे अपने सामने कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। जब उसने पाल के जेब की दोबारा खोली तो उसे अब साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने यह वह देखा और जब उसकी नजर कबीर पर पड़ी तो उसे उसके रात का बिहेवियर याद आ गया और उसके बदन में एक डर की लहर दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके आंखों से आंसू बहने लगी। यह महसूस कर कबीर तुरंत उठा और उसके नजदीक जाने लगा तो प्रिया की मरी हुई आवाज आई, दूर
दूर दूर रहिए, हमारे करीब भी मत आइएगा, आ रही है। ये सुनकर कबीर के हाथ हवा में ही रुक गए और वह हैरानी से प्रिया को देखने लगा। प्रिया ने खुद को जैसे तैसे संभाला और बिस्तर पर उठ बैठी और रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थी और उसके सांसें अटक रही थी। ये देखकर कबीर घबरा गया और 2 कदम दूर होकर बोला, अच्छा अच्छा, अब हाथ नहीं लग रहा, प्लीज प्लीज तुम शांत हो जाओ, ये लो पानी पी लो। ये कहकर उसने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया और खुद पीछे हो गया। प्रिया ने अपने कंपती हाथों से वह गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाकर 3-4 घूंट पानी पी लिया और गिलास साइड में रखकर अपनी डरी हुई निगाहों से कबीर को देखने लगी और उसे देखकर सिमट कर बैठ गई। यह महसूस कर कबीर के दिल में एक दर्द की तेज लहर उठी। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और कमरे से बाहर चला गया। उसने फिर से वही लेडी गार्ड को बुलाया और उसे प्रिया को नाश्ता और दवाई प्रिया को देने के लिए कहा। आधे घंटे बाद में वह गार्ड बाहर आए और बोली, सर मैं ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब शायद वह सो रही है। तो गार्ड ने बस हाँ कहकर उसे जाने का इशारा किया और खुद कुछ सोचने लगा। ये प्रिया कमरे में दवाइयां के असर के कारण हो रही थी। ऐसे ही ये दिन और रात पूरी तरीके से बीत गया पर कबीर की आंखों में नींद नहीं थी। वह दूर से प्रिया को देख रहा था और जब भी प्रिया की आंखें खुलती वह कबीर को देखकर डर जाती और बोलती, दूर रहो, और अजीब हरकतें करने लगी। यह सब देखकर कबीर को प्रिया को खोने का डर सताने लगा, जिस कारण वह प्रिया से चुपचाप दूर हो जाता और वह लेडी गार्ड आकर उसे नाश्ता, डिनर, लंच सब करवाती और दवाइयां देती। आज उसे बात को 3 दिन हो चुके थे पर प्रिया कोई भी बात नहीं करती थी, बस चुपचाप बैठकर एक तक कमरे को देखते रहती थी। उस गार्ड ने भी उससे बात करने की कोशिश की पर उससे भी वह कोई बात नहीं करती थी और कबीर को देखकर तो ऐसा डरती थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और आज प्रिया को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, जिससे वह खुद चल फिर रही थी। कबीर ने कहा, तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास चलना है। प्रिया ने एक नजर उसे देखा और बोली, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। ये सुनकर कबीर उसे देखने लगा तो प्रिया 2 कदम पीछे हो गई और बोली, हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव करते हो, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप ऐसा क्यों करते हो? हम आपसे कितना कह रहे थे दूर रहो हमसे, आप हमारी बात मान ही नहीं रह रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे साथ ये सब मत कीजिए। ये कहकर वह रोने लगी। ये देखकर कबीर के दिल में एक तेज दर्द उठा। वह उसके पास गया और उसे छूने को हुआ तो वह झटपट आने लगी। छोड़ो छोड़ो कहकर चिल्लाने लगी तो कबीर ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोल, चुप, एकदम चुप। उसकी आवाज काफी तेज थी जिसे प्रिया एक पल को सहम गई और अपनी नीली निगाहों से उसे देखने लगी। तो कबीर ने उसे बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटने पर बैठकर बोला, जानता हूं मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया पर मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हो जाता है और मैं ऐसा क्यों करने लगता हूं उस वक्त, और उसे मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहता था। प्रमुखी किसी ने ड्रग्स दे दिए थे जिस वजह से मैंने खुद पर से कभी खो दिया और तुम्हारे साथ वो सब कर दिया, पर मैंने सोच लिया है कि ये सब डॉक्टर्स को दिखाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी खुद का ये बर्ताव समझ नहीं आता कि मुझे क्या होता है। ये सुनकर प्रिया उससे देखने लगी और रोते हुए उसके गोद में बैठ गई और बोली, आपने पहले हमारे साथ जो भी किया उससे हमें आपसे काफी डर लगता था और तुम आपकी तरफ देख भी नहीं पाते थे, पर जब से आपने हमें कॉलेज भेजा, हमें उस बुरे अंकल से बचाया और हमें सब कुछ लाकर देते हैं, तब से आप हमें अच्छे लगते हो। पर आप जब भी हमारे साथ वो सब कुछ करते हो हमें बहुत दर्द होता है और डर भी लगता है। आप वो सब मत किया करो ना, हमें डर लगता है। हम आपको और आपके परिवार को बहुत प्यार करते हैं और हमें आप लोगों से दूर नहीं जाना, हमें बहुत मुश्किल के बाद ये सब मिला है, प्लीज हमें इस सब से दूर मत करो। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी तो कबीर उसे चुप करवाने लगा और बोला, शांत हो जाओ, जानता हूं कि बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, पर मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे पहले आज तक किसी भी लड़की के साथ वो सब नहीं किया और मैं खुद नहीं समझ पाता कि मुझे क्या हो जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो प्रिया को देखने लगा तो प्रिया ने कहा, ऐसा है तो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़े। तो गैस, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और भी बेहतरीन करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, चलिए